नमस्कार दर्शकों, हम जनमत आवाज में मैं अनिल सोहले आप सबका स्वागत करता हूं। हम जनमत आवाज में ऐसे मुद्दों को लेकर और ऐसे हस्तियों को लेकर आते हैं जो समाज के चिंतक हो, देश के चिंतक हो, और ऐसे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं जो हमारे देश के और आम जनता के हित में। जिस मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सचिन व्यास जी जो है ब्लॉक कांग्रेस के बुरहानपुर के उपाध्यक्ष भी है और बस संचालक के भी है और व्यवसायिक भी है। इन काफी मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, अगर ये देखा जाए कि आज बड़े पैमाने पर निजीकरण का विरोध चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन जो 14 के पहले माननीय और नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, आज करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए, नौकरियों से खत्म हो गए और निजीकरण के माध्यम से पूंजीपति को बेचा जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो आपके चैनल से आपके सारे दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस शानदार मुद्दे पर जनता की बेबाक राय रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। निजीकरण वर्तमान 6 सालों में, मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न है कि 6 साल में आपने ऐसा क्या बनाया है जिस 65 साल की बुनियादी नींव को आप हिला रहे हैं। देश का सबसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल एम्स है, मेदांता नहीं है। देश का सबसे इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज आईआईटी है। देश का सबसे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज आईआईएम है। देश की सबसे अच्छी कंपनी एलआईसी है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। नासा को टक्कर देने वाला आईएसआरओ सरकारी है जिसको सरकार के लोग चलाते हैं। देश में परिवहन का सबसे बेहतरीन साधन रेलवे है जिसको सरकारी लोग चलाते हैं। तो आप इस सरकारी व्यवस्था को जो जनता से जुड़ा हुआ सीधा प्रभाव डालने वाला उनकी जीवन शैली पे, उसको आप निजीकरण करना क्यों चाहते हैं? सर, जब निजीकरण होगा तो सरकार जो आती है वो रोजगार के अवसर पैदा करती है और 70 सालों में रोजगार के अवसर पैदा हुए, काफी करोड़ लोग रोजगार प्राप्त किए। लेकिन जो वर्तमान में सरकार आई उन्होंने रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं। आज जो लोग डिग्रियां, बड़े बड़े डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो सरकारी व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र में नेता चुन कर आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को रोजगार देना, जनता की मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, शिक्षा, सड़क पर ध्यान देना। लेकिन चुनने के बाद नेता खुद का सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल खोलना चाहता है और सरकारी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देता है। तो मुझको तो लगता है कि यदि हम सरकार चुनते हैं तो सरकार चुनने की जरूरत क्या है? जब सब आप निजीकरण कर दोगे तो वोट देने का मतलब क्या है? सड़क, अस्पताल और शिक्षा, इसका निजीकरण जनता से जुड़ी हुई बात है और हर युवा ये चाहता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, मुझे अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, मैं यदि देश के लिए कुछ करूं। तो ये माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि निजीकरण से देश का कोई लाभ नहीं है। अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी व्यवस्था को आप निस्तनाबूद कर रहे हैं जो संविधान से जुड़ी हुई है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जब चुनाव आते हैं, चुनाव के मुद्दे पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहता है और जो अभी जो बड़े पैमाने पर भारत में बेरोजगारी हो गई जिसमें कई समस्या पैदा हो रही है, उस समस्या को लेकर लेकिन चुनाव में क्या युवा बेरोजगार इस मुद्दे पर क्यों पीछे रहता है? क्या है कि पिछले 6 साल में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी निकली है, तो युवाओं का जो 18 से 30 साल का युवा है जिसका मुख्य काम रोजगार और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं उसके तरफ ध्यान न होकर उसका जो फैक्ट्री प्रोडक्शन एक चल रहा है तो उसका ध्यान भटकाया जा रहा है। आज आप जिले में देख लीजिए, देश में देख लीजिए कि 2 करोड़ नौकरी देने वाले का वादा करने वाले प्रधानमंत्री आज क्या नौकरी दे पाए? उल्टे 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 6 महीने की लॉकडाउन अवधि में देश ने क्या हासिल किया? इस लॉकडाउन से देश को क्या मिला? प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है? यदि मनरेगा लागू नहीं करती यूपीए गवर्नमेंट तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो पलायन हुआ है उस मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार मिला है। आपने एक ऐसी कोई स्कीम लाई है रोजगार के लिए? बताएं मोदी जी। सर, रोजगार के तो कोई अवसर नहीं पैदा हुए, व्यास जी कह रहे हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से अगर हम ये देखें कि जब निजीकरण ही हो जाएगा तो निजी व्यवसाय होगा तो देश हित में कहाँ से होगा? तो फिर जो लोग व्यवसाय पूंजीपति जो करेंगे तो देश हित में कहाँ से कर पाएंगे? क्या होता है कि सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारना सरकार का मेन काम रहता है। सरकारी व्यवस्थाओं में रोजगार के सारे अवसर उपलब्ध है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं को सुधार न कर उससे भागना और उससे मुक्ति पाना और निजीकरण की तरफ लेके जाना, ये तो एक तरीके से भटकाव है जनता के बीच में। यदि हम देखें कि निजीकरण यदि पूरे देश में हो जाता है तो 200 साल की जो हमारी गुलामी थी हम उस दिशा में वापस चले जाएंगे। आज अगर हम ये देखें जैसे तेजस रेलवे, बीएसएनएल,
एयरपोर्ट, तमाम ऐसे देश के कई उपक्रम, बुरहानपुर की भी अगर अपन बात करें, जैसे बहादुरपुर सूत मिल थी, ताप्ती सूत मिल थी, आज नेपानगर कारखाना, ये स्थिति आज बुरहानपुर से बड़े पैमाने पे लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देश में जब बैंकों का निजीकरण से सरकारी व्यवस्था लाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। देश में ताप्ती मिल सरी की ऐसी सारी एनटीसी की जो मिलें थी, ये एनटीसी जो थी प्राइवेट मिल थी, किसी पारसी समुदाय के व्यक्ति की थी, लेकिन इंदिरा जी ने इसका राष्ट्रीयकरण करा और राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसको सुचारू रूप से चालू करके रखा। जब देश में यूपीए की गवर्नमेंट आई थी तो मनमोहन सिंह की ये सोच थी, नो लॉस नो प्रॉफिट। उनका काम था कि मिल चलती रहे, लोगों को रोजगार मिलते रहे। आज बीएचएल में मेरे को कल ही पता चला कि बीएचएल जहां 17,000 लोग काम करते हैं तो उसको खोलने के आदेश दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन वहीं जहां हमारी ताप्ती मिल है, जहां हमारी नेपा मिल है, क्या कोरोना सिर्फ यही हो रहा है कि यहाँ प्रभावित करके रखा हुआ है, जहां 800 से ज्यादा परिवार काम करते हैं? तो मेरा निवेदन है कि ताप्ती मिल और नेपा मिल को भी सुचारू रूप से चालू की जाए। जब सर अगर यही पोजीशन रही तो आने वाले समय में फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं तो एजुकेशन लेने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? क्या कह रहे हैं? एक समय क्या होता था कि बच्चे पढ़ने के लिए आतुर रहते थे, मतलब आप एक रहता था कि टेक्नोलॉजी ऐसी थी देश के अंदर कि व्यक्ति चाहता था कि मैं उच्च शिक्षा लेकर देश में ही अपनी सेवाएं दूं। लेकिन पिछले कई सालों से जो हमारे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर है विदेश में जा रहे हैं, और विदेश में आप देख रहे हैं कि नासा से लेके अधिकतर बड़े, आप फेसबुक में देख लीजिए या अमेज़न में देख लिए वहाँ, या जो अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार है कमला हैरिस अमेरिका के अंदर, वो भारतीय समुदाय से बिलोंग करती है। तो क्या कारण हो रहा है कि देश का युवा यहाँ से पलायन कर रहा है? तो इसका मतलब अवसर भारत में उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर इन तमाम बातों का अगर देखें आज तो, लेकिन विपक्ष जो पार्टियां है, राजनीतिक पार्टियां, वो भी इसका विरोध में नहीं आ पा रही है। शिक्षा के तमाम अवसर हिंदुस्तान में उपलब्ध है। आप देखिए कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जीतने वाले विधायक युवा हैं, सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी ने युवा दिए हैं। हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है कि युवा देश का भविष्य है। निजीकरण के मुद्दे पर ये सड़क पर क्यों नहीं आ रहा है? हमारी इस विषय में संगठन से चर्चा हुई थी कि कोविड जैसी खत्म होता है तो हम इस व्यवस्था को लेकर जल्दी जंतर मंतर पर और संसद भवन में और यहाँ तक का प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने की योजना भी बना रहे हैं। आज अगर इस तमाम बातों को लेकर अगर हम ये बात करें तो अगर सर आज जो लोग आज घरों में समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि बेरोजगार युवा को ना कोई लड़की देना चाहता, ना जिनको रोजगार नहीं हो ना ही शादी करना चाहता है। तो ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए युवाओं ने क्या करना चाहिए? युवाओं ने अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं जागृत होना चाहिए। जैसा कहते हैं, जब तक आप रो नहीं तब तक बच्चा रोता नहीं, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। युवा देश का भविष्य। युवा विधायक से बात करें, सांसद से बात करें, उनसे पूछे कि आपको हमने चुन कर भेजा तो आपने हमारे को क्या रिटर्न किया, हमारे वोट का आपने कहाँ उपयोग किया है। आज जो वर्तमान प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, ये भी इस मुद्दों पर खामोश है। तो मेरा तो मान्यों से निवेदन है कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता जब वो उनके बीच में आते हैं तो जनता उनसे सवाल करें कि आपको हमने भेजा तो आपने हमारे क्षेत्र में क्या विकास किया है। आप गिनाएं अपने विकास के, हमने नेपानगर विधानसभा में ऐसा करा है, बुरहानपुर जिले को ये दिया है, एक अच्छा सरकारी कॉलेज, एक अच्छी मिल जहां 1000 लोग काम कर सके। ऐसा कुछ काम पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। 15 साल से ये सत्ता में बैठे हैं, गली से लेकर दिल्ली तक इनका शासन है। ये अच्छी सड़क नहीं दे पाए, ये अच्छे अस्पताल नहीं दे पाए, ये अच्छा शिक्षण सत्र नहीं दे पाए। आज अगर हम आपने कहा कि शिक्षा जो है समाज को जागरूक करती है, देश का भविष्य है, और देश का भविष्य बच्चों शिक्षा पर निर्भर करता है। लेकिन आज अगर बुरहानपुर से बात करें या पूरे देश भर की बात करें तो शिक्षा का भी व्यापारीकरण हो गया। तमाम वर्तमान प्रतिनिधि व पूर्व प्रतिनिधियों के तमाम लोगों ने शिक्षा के द्वार खोल के रखे। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य जनता से जुड़ा हुआ मूलभूत व्यवस्था है। जनता कहीं दूर दराज जगहों, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उचित सड़क न होने के कारण व्यक्ति प्राथमिक स्कूल से ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो शासन, प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को चाहिए कि उचित स्कूलों का रखरखाव करें, बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक रहें। क्या ऐसा लगता है कि जो शिक्षा जो चल रहा है, निजी शिक्षा, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? नहीं, मैं इसका समर्थक हूँ कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी कॉलेज है, जहाँ से IAS, IPS कलेक्टर चुन के जाते हैं, आप देखिए कि
कि बिहार झारखंड सरीके जो राज्य हैं जहाँ से आपके पत्रकार साथी भी कहीं चुन के आते हैं जो देश में अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी झारखंड और बिहार सरीके राज्यों ने दिए। तो हमारा मध्य प्रदेश भी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। बस शिक्षा को एक सही मूर्त रूप देने के लिए जनप्रतिनिधि जागरूक होना चाहिए, जनता जागरूक होना चाहिए। सर मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये जो युवा है बेरोजगार साथी है, बेरोजगार चुनावी मुद्दे पे कोई बेरोजगार मुद्दा नहीं बन पाता, युवाओं के लिए कोई बात नहीं हो पाती, फिर भी युवा वोट देता है, क्या धार्मिक भावना के आधार पर या तमाम ऐसे भड़कीले भाषणों को लेकर युवा की जो सोच रहती है, एक चुनाव के समय व्यक्ति भटक जाता है। जो मूल मुद्दे की जो बात होती है 5 साल तक, वो मुद्दे चुनाव के जो 15 दिन पहले एक जो टाइम होता है, वो भटकाव की एक राजनीति होती है कि धर्म और दूसरे मूलभूत विचारों से छोड़कर जनता को और समाज को भटकाने का काम नेताओं द्वारा किया जाता है, ताकि उनसे जनता प्रश्न न पूछ सके कि आपने हमको क्या दिया। क्या कहना चाहूंगे युवाओं के लिए आखिर? मेरा जिले के और प्रदेश के सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों के लिए स्वयं लड़ें। आप जब तक खुद नहीं खड़े होंगे, आप प्रश्न नहीं करेंगे जनप्रतिनिधियों से, जब आगे बढ़कर आप खुद ही अपनी व्यवस्था को नहीं संभालेंगे, तब तक आप इसी तरीके से प्रयोग में यूज में आते रहेंगे। आप पार्टी का झंडा उठाकर चलने वाले कार्यकर्ता तो बनिए, लेकिन उस झंडे का सम्मान बनने वाले कार्यकर्ता भी बने। वैसे कहा भाई ने कि राजनीति तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही बन रहे हैं, लेकिन हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम अपने हक और अधिकारों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो पार्टी में रहकर कोई महत्व नहीं है। भाई सचिन म्याच जी का कहना है, और ऐसे कई मुद्दों पर फिर हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ में सचिन भाई थे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चर्चा के लिए। और जनहित मुद्दों को लेकर जनमत आवाज आपके बीच में आता रहेगा। ऐसे कई मुद्दों को लेकर मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े के साथ में, देखते रहिए जनमत।